हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले ज्योग्राफी का एक वीडियो हमारा आ चुका है। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड वीडियो लेके आपके सामने आ रहे हैं। इस पे आज हम भारत की जनगणना यानी कि जो 2011 की जनगणना थी उसके बारे में बात करने वाले हैं। जनगणना से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही जो जितने भी विभिन्न हमारे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन सभी आंकड़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा जो चैनल था संकल्प स्टडी पॉइंट, उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। संकल्प स्टडी पॉइंट के नाम से अनेक चैनल होने के कारण हमारा चैनल सर्च पे नहीं आ पा रहा था, तो इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम बदलकर यूके एजुकेशन यूनिवर्स रख दिया है। तो आप लोगों को अब चैनल को सर्च करने में दिक्कत भी पैदा नहीं होने वाली है। और साथ ही बात करेंगे दोस्तों आज के टॉपिक की। तो जनगणना हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप चाहे सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम को हो या फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा को हो, सभी में जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भारत की जनगणना है। अगर बात करेंगे दोस्तों, पहली बार अगर आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश कौन था, तो दोस्तों स्वीडन हमारा आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश था। अच्छा, स्वीडन ने सबसे पहले जो जनगणना थी उसको कब कराया, तो दोस्तों 1749 ईस्वी में स्वीडन के द्वारा सबसे पहले जनगणना करी जाती है। फिर बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश ने की। अच्छा, दशकीय जनगणना का मतलब ये है कि 10 साल के अंतराल में करी जाने वाली जो जनगणना होती है उसे दशकीय जनगणना कहा जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा दशकीय जनगणना करने वाला जो देश था वो हमारा अमेरिका था। अच्छा, अमेरिका ने दशकीय जनगणना कराना कब से शुरू किया, तो 1790 से अमेरिका ने भी दशकीय जनगणना करना शुरू कर दिया था। अगर बात करेंगे भारत की कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई, तो दोस्तों भारत में सबसे पहले जो जनगणना होती है वो 1872 ईस्वी में होती है और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है। जो उस समय दोस्तों हमारा वायसराय था वो हमारा लॉर्ड मेयो था। फिर अगर बात करेंगे कि जो नियमित रूप से जनगणना थी, इसमें दोस्तों कुछ क्षेत्र छूट गए थे, यानी कि कुछ ही क्षेत्रों में इसमें जनगणना करी गई थी जो 1872 वाली थी। लेकिन अगर बात करेंगे कि नियमित जनगणना जनगणना की जो शुरुआत, जो कार्यकाल है वो किस गवर्नर के टाइम पर हुआ था, तो दोस्तों ये हमारा लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुआ था। फिर बात करेंगे अगर नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में कब से करी गई थी, कि दशकीय जो हमारी जनगणना की जो शुरुआत थी वो कब से करी गई, तो दोस्तों 1881 से करी गई थी। रिपन के कार्यकाल से ये शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेयो से भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले जनगणना कब हुई और किसके कार्यकाल में हुई, और नियमित रूप से जनगणना किसके कार्यकाल से हुई, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेट सहित आप इन दोनों को याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई। उस समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी थे। अब ध्यान देने की बात यह है, आप लोगों ने देखा जो पहले मैंने बात करी कि जो पहले जनगणना हुई थी वो मेयो के टाइम पे होती है 1872 में। फिर उसके बाद जो नियमित है वो 1881 में रिपन के टाइम पे होती है। लेकिन अगर बात करेंगे स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना है वो कब होती है, तो दोस्तों ये 1951 ईस्वी में होती है। अगर उस समय जो हमारे जनगणना आयुक्त की बात करेंगे तो हमारे R.A. गोपालास्वामी उस समय पर हमारे जनगणना आयुक्त थे। फिर बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसके उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो जनगणना है दोस्तों, जो जनगणना संगठन है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ही कार्यरत होता है। और बात करेंगे जिसका जो एक अधिकारी होता है, जो उच्चतम अधिकारी होता है, उसको जनगणना आयुक्त कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो जनगणना कराने वाला एक व्यक्ति होगा, जो अध्यक्ष होगा, तो उसके लिए एक जनगणना आयुक्त एक पद बनाया गया है जो उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने कहा कि जो 1951 वाला था, तो 1951 में जो हमारे जनगणना आयुक्त थे वो हमारे R.A. गोपालास्वामी थे। जैसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1951 के जनगणना के समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो R.A. गोपालास्वामी थे। तो उसके बाद बात करेंगे 2011 की जनगणना के बारे में। तो जो दोस्तों भारत की 15वीं जनगणना थी, अगर बात करेंगे 15वीं तो टोटल जनगणनाएं हो गई, क्योंकि 1800 हमारा 81 से चल के आ रहा है। तो अगर बात करें तो दोस्तों 15वीं तो ठीक है, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की अगर बात करेंगे तो ये 7वीं जनगणना थी। यानी कि जो 2011 वाली जनगणना है, अगर स्वतंत्र भारत की कहेंगे तो 7वीं जनगणना है। अगर वैसे अगर कहेंगे कि भारत की कौन से नंबर की अगर जनगणना थी करके अगर बात करेंगे तो 15वें नंबर की है। अगर स्वतंत्र कहेंगे तो 7, अगर भारत की जनगणना अगर खाली पूछा जाएगा तो 15 उसका सही आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था। तो दोस्तों अगर जो हमारा 2011 में जो जनगणना हुई थी, अगर उसके शुभंकर की बात करेंगे तो प्रगणक शिक्षिका था, तथा जो इसका आदर्श वाक्य था वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। और उसके बाद अगर बात करें 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो दोस्तों डॉक्टर सी चंद्रमौली उस समय हमारे जनगणना आयुक्त थे। 2011 की जनगणना में अगर कुल कितने प्रश्न पूछे गए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों 2011 की जो जनगणना थी उसमें हमारे कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। अब देखिए उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा 2011 की अगर जनगणना है तो उसके बाद प्रति 10 साल के अंतराल में जनगणना कराई जाती है। लेकिन एक समस्या ये हो गई, जब हमारा कोविड चला तो कोविड के कारण जो हमारी जनगणना थी वो 2021 में नहीं हो पाई। लेकिन उससे कुछ बहुत जो तथ्य हैं उनके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। अब देखिए जो हमारे 2021 की जो जनगणना होनी थी, अगर उस पे बात करें तो ये 16वें नंबर की होगी। अगर बात करें तो 8वें नंबर की स्वतंत्र भारत की होगी। और इस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो किसको नियुक्त करा गया था, तो दोस्तों 2021 की जो जनगणना हमारी होनी थी उसके जो जनगणना आयुक्त थे, जो अभी आपको डाटा देखने को मिलेगा कुछ समय बाद, तो दोस्तों ये हमारे श्री विवेक जोशी जी को जनगणना आयुक्त यहाँ पर निर्धारित किया हुआ था। फिर बात करेंगे इसका आदर्श वाक्य क्या था, या फिर 2021 की जो जनगणना थी उसका आदर्श वाक्य क्या रहने वाला था, तो दोस्तों जन भागीदारी में जन कल्याण 2021 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, आदर्श वाक्य तो हमारा जन भागीदारी और जन कल्याण है। अगर बात करें कि 2021 की जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोस्तों 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी 2011 की जनगणना थी इसमें हमारे 29 प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन 2021 के जो 2021 की जो जनगणना थी हमारी, उसमें हमारे 31 प्रश्न अभी पूछे जाने थे। फिर बात करेंगे 2011 की 21 की जनगणना में भारत पहली बार डिजिटली जनगणना होगी। यानी कि जो 2021 की जनगणना है दोस्तों, उसमें भारत की पहली बार जो डिजिटल जनगणना है उसके माध्यम से यहाँ पर भी जनगणना कराई जानी है। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो दोस्तों अगर भारत की कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो ये आपके सामने यहाँ पे डाटा देखने को मिल रहा है, जो हमारा लगभग अरबों से भी आगे जा रहा है, इसमें करोड़ से भी आगे है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। अगर आप लोग इसके नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि जो ये हैं ये हमारे एनसीईआरटी के माध्यम से ही हमने इसको अभी तैयार किया हुआ है। अगर जो 2011 की जनगणना है दोस्तों, अगर जनगणना के अनुसार देखें कि जो हमारी जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, अगर यदि पूछा जाता है तो 17.5%। ये क्वेश्चन इससे पहले एसएससी में पूछा गया है। फिर बात करेंगे 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, तो दोस्तों अगर 2001 से 2011 के मध्य की अगर बात करेंगे तो जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो हमारी 17.7% रही हुई है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें 2011 में जो पुरुष हैं, हमारे पुरुषों की जनसंख्या की अगर बात करें तो दोस्तों हमारे 51.47% हमारे पुरुष हैं, और अगर महिलाओं की बात करें तो 48.53% हमारे इसमें महिला जनसंख्या है। फिर देखते हैं 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रही, जो कितनी है आप लोग देख लीजिए, -0.31% हो गई। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा से लाइन को रिपीट कर रहा हूँ। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। कहने का मतलब कितनी ऋणात्मक रही वो भी देख लेना, -0.31% रही है। यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 को महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई। फिर बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या। अब देखिए दोस्तों, भारत एक्चुअली में जो भारत है, भारत एक ग्रामीण जनसंख्या भारत में ज़्यादा देखने को मिली। अगर बात करेंगे शहरी जनसंख्या की, तो जो शहरी जनसंख्या है वो हमारी 31.2% हमारी इसमें शहरी जनसंख्या देखने को मिली है। अगर बात करेंगे ग्रामीण जनसंख्या की तो 68.8% हमारी यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या देखने को मिली है। इसलिए जो भारत देश है उसको ग्रामीण जो जनसंख्या है उसमें ज़्यादा तब्दील
किया गया है। अगर बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो हमारे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद हमारी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। फिर अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली हमारा बहुत बड़ा एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाले की बात करेंगे तो दिल्ली हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर राज्य पूछा जाए, ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली होगा दोस्तों। अगर उसी में अगर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम वाला अगर पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कहा जाएगा तो सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या हमारे कहाँ पर है, सिक्किम में है। अच्छा, कम से आप सिक्किम, कम से कम आप ऐसे याद कर सकते हैं, सबसे कम सिक्किम ऐसे याद कर सकते हैं। मिजोरम हो गया, सिक्किम और मिजोरम सबसे कम वाले हो गए हैं। ये दो राज्य हमारे सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हैं। फिर बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, सबसे अधिक तो हमारा दिल्ली में था, अगर सबसे कम की बात करेंगे तो हमारा लक्षद्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य। अच्छा, सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य हैं तो दशकीय वृद्धि दर में दोस्तों हमारा मेघालय का सबसे पहले नाम आता है जो हमारा 27.9% है। उसके बाद अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें 26.3% इसका सही आंसर होगा। फिर बात करेंगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दोस्तों जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो दादर एवं नगर हवेली है जो हमारा 55.9% है। अगर बात करें न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य है तो वो हमारा नागालैंड है। ध्यान रखिएगा एकमात्र माइनस में है जो हमारा -0.6% है, यानी कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी का, तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो नागालैंड इसका आंसर है, माइनस हमारा कितना है 0.6 इसका सही आंसर होगा। फिर बात करेंगे न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है ये हमारा लक्षद्वीप है, यानी कि 6.3 इसका हमारा सही आंसर होगा। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या होता है, सबसे पहले उसको समझते हैं। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर कौन सा है तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला हमारा बिहार है जिसका हमारा कितना है 1106 इसका जन घनत्व है। फिर बात करेंगे पश्चिम बंगाल जो हमारे दूसरे नंबर में आता है 1028 इसका है। अगर उसी में बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हमारा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है जिसका 17 इसका जनसंख्या घनत्व है। याद रखिएगा सबसे कम है 17। अगर ये आंकड़े याद भी ना होते हैं तो राज्य आप लोग जरूर याद करें। फिर बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है दूसरे नंबर में मिजोरम आता है, 52 इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो दिल्ली हमारा जनसंख्या घनत्व में सबसे सर्वाधिक वाला राज्य है जो हमारा 11,320 इसका क्या है हमारा जन घनत्व है। फिर बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश के तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसका जो हमारा जन घनत्व है वो हमारा 46 है। अगर बात करेंगे सेक्स रेशियो की, यानी कि हमारा जो लिंगानुपात है, अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो जो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। सबसे बढ़िया तो लिंगानुपात किसे कहते हैं दोस्तों, देखिए प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भारत का लिंगानुपात 943 है। ध्यान दीजिएगा कहीं पर 942 भी लिखा होता है लेकिन 943 इसका सही आंसर होता है, एनसीईआरटी के अनुसार है। फिर देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। अच्छा, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है तो केरल राज्य का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। उसके बाद हमारा तमिलनाडु का है। अच्छा, केरल का कितना है 1084 और तमिलनाडु का हमारा 996 है। फिर बात करेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य तो दोस्तों हमारा हरियाणा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है जिसकी हमारी 879 लिंगानुपात है। फिर देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दोस्तों जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा पुडुचेरी यानी कि पांडिचेरी है जिसका हमारा 1037 इसका लिंगानुपात है। उसी में अगर बात करेंगे कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की तो दमन और द्वीप है जिसकी 618 हमारे क्या है लिंगानुपात है जो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील है। अगर बात करें शिशु लिंगानुपात की तो दोस्तों शिशु लिंगानुपात 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के बीच में निर्धारण किया जाता है। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग की बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे 0 से लेकर 6 वर्ष तक के
जितने भी जो बालक होंगे उन प्रति 1000 बालकों की तुलना में और उन्हीं 0 से लेकर 6 वर्ष तक की जो बालिकाएं हैं उनकी संख्या की जो अनुपात है उसी को लिंगानुपात कहेंगे, यानी कि बालकों की संख्या 0 से 6 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए। अब देखिए भारत की जो शिशु लिंगानुपात है वो कितनी है, तो दोस्तों भारत की जो शिशु लिंगानुपात है वो हमारा 919 है। ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है। अगर बात करें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य, तो दोस्तों सर्वाधिक जो हमारे शिशु लिंगानुपात वाले राज्य हैं वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में। आप लोगों ने देखा होगा जो लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे कम में आ रहा था, लेकिन अगर अभी बात करें तो दोस्तों इसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश शिशु लिंगानुपात में सबसे सर्वाधिक पे है। फिर दूसरा हमारा मिजोरम है जो हमारा 970 पे है। बात करेंगे हम न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों की, तो दोस्तों हरियाणा हमारा न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला है, ऐसा इसका जनघनत्व भी सबसे कम था हरियाणा का। फिर बात करेंगे पंजाब दूसरा जिसका 846 है। फिर देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक जो हमारा शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसका 968 हमारा क्या है लिंगानुपात है। फिर देखिए न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो दोस्तों इसमें देखिए दिल्ली इतना बड़ा हमारा वो है। अगर उसके बाद भी अगर बात करें तो जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली में हमारा क्या चल रहा है, जो शिशु लिंगानुपात है वो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है, यानी कि सबसे न्यूनतम देखने को मिल रहा है, 871 इसका सही आंसर है। अगर बात करें साक्षरता की, तो दोस्तों साक्षर किसे कहेंगे, सबसे पहली बात तो वही है। अब देखिए भारत में साक्षर किसे कहा जाता है, 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो उसे साक्षर कहलाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा कोई बच्चा जो 7 वर्ष की आयु का हो, यदि अगर उसको कोई किसी भाषा को यदि वो समझ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है और उसे पढ़ सकता है तो उसको साक्षर घोषित कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें कि भारत की जो साक्षरता दर है उसकी, तो दोस्तों हमारे 74.2% भारत की क्या है हमारी साक्षरता दर है। अगर बात करें सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो राज्य हैं उनके बारे में, तो दोस्तों केरल हमारा सबसे अधिक क्या है साक्षर राज्य है, यानी कि 94% यहाँ पे हमारी क्या है साक्षरता है। दूसरी बात करेंगे तो मिजोरम का है, मिजोरम हमारा 91.3% हमारा क्या है साक्षर है। फिर अगर बात करें सर्वाधिक साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, तो लक्षद्वीप हमारा सर्वाधिक क्या है साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर वहीं अगर बात करें न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों के बारे में, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा बिहार में हमारा न्यूनतम साक्षरता दर है जो हमारा 61.8% है। वहीं अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो हमारा 65.4% यहाँ भी क्या है न्यूनतम साक्षरता दर देखने को मिलता है। अगर बात करें न्यूनतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश की, तो दादर नगर हवेली, जहां पर हमारा क्या है 76.2% हमारा क्या है न्यूनतम साक्षरता दर दर्ज करी गई। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो हमारी साक्षरता दर है अगर किस में है कहेंगे तो लक्षद्वीप में है, सबसे कम अगर किस में है कहेंगे तो दादर एवं नगर हवेली में है। अगर बात करें ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या के बारे में, तो दोस्तों जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है और जो शहरी जनसंख्या है उसमें जो सबसे अधिक या सबसे कम किस राज्य में है उनके बारे में अगर बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है हमारा वो हमारा हिमाचल प्रदेश है। अच्छा हिमाचल प्रदेश में 90% जो वहाँ पर लोग निवासित करते हैं, जो जनसंख्या निवास करती है वो ग्रामीण में हमारा निवास करती है। फिर अगर बात करें सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, तो दोस्तों जो गोवा है हमारा, गोवा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। 62.2% लोग यहाँ पर क्या करते हैं शहरों में निवास करते हैं। अगर देखें तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है वो हमारा गोवा हो गया है। अब देखिए न्यूनतम ग्रामीण, अब कहने का मतलब ये है कि सर्वाधिक अगर शहरी जनसंख्या वाला गोवा है तो न्यूनतम जो ग्रामीण जनसंख्या वाला वो भी गोवा ही होगा। दोनों का ही आंसर इसमें गोवा होगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन घुमा के अगर पूछा जाए तो 37.8% यहाँ पर लोग क्या है ग्रामीण निवास करते हैं। अगर बात करें न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य, सेम क्वेश्चन है, यानी कि 90% लोग यहाँ पे हमारे ग्रामीणों में निवास कर रहे थे और 10% लोग हमारे शहरों में निवास कर रहे थे। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो हमारा ये भी हिमाचल प्रदेश होगा। 10% लोग यहाँ पर शहर में निवास करते हैं। फिर देखिए सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो जो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली आप लोगों ने देखा होगा, यानी कि भारत की जो कैपिटल है यहाँ पर 97.5% लोग क्या हैं यहाँ पर शहरी हैं। फिर अगर बात करें न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ पर हमारे क्या करते हैं 37.7% जो लोग हैं वो हमारे क्या करते हैं शहरों में रहते हैं।
फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एससी की कुल संख्या कितनी है। अगर बात करें दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देश में जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति की जो कुल संख्या है दोस्तों हमारी 20.14 करोड़ लोग अभी क्या कर रहे हैं भारत में एससी निवास करती है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा एससी निवास वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश हमारा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति है वो निवास करती है। वहीं अगर बात करें सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, तो पंजाब में हमारे प्रतिशत के आधार पर पंजाब में सबसे ज़्यादा हमारी क्या रहती है अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो रहते हैं। अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल के आधार पर कहाँ रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहते हैं। वहीं अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एसटी की कुल संख्या कितनी है, तो 10.43 करोड़ एसटी आबादी जो है वो भारत में निवास करती है। और अगर सबसे ज़्यादा जो एसटी जनसंख्या है वो अगर किस राज्य में निवास करती है अगर कहा जाएगा तो दोस्तों मध्य प्रदेश में करती है। अगर सबसे कम अगर किस जो हम अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशतता व राज्य केंद्र शासित प्रदेश अगर कहाँ पर निवास करते अगर पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप में हमारी क्या करती है प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा जो एसटी है वो निवास करती है, यानी कि 94.8% लोग जो हैं वो हमारे लक्षद्वीप जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर निवास करते हैं। फिर देखिए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा के आयोग के द्वारा पूछा जाता है कि निम्न में से एससी जाति किस राज्य में या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास नहीं करती है। तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, नागालैंड हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि जो दो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं और दो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारे कहाँ के हैं दक्षिण भारत के आसपास के हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ पर कोई भी एससी यानी कि कोई भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं करता है। वहीं अगर बात करें जो हमारा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी निवास नहीं करती है। कहने का मतलब ये है जो हमारा पंजाब और हरियाणा है, दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडुचेरी में कोई भी जो अनुसूचित जाति है जनजाति है वो निवास नहीं करती है। तो दोस्तों ये तो हमारी जनगणना थी जो 2011 के अनुसार हमने डाटा कलेक्ट किया था और आप लोगों के साथ हमने इस डाटा को भी साझा किया है। न्यूनतम ही आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे एग्ज़ाम बनते हैं उन एग्ज़ामों में जनगणना से हमारे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों के आप लोगों को वहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद और बने रहिए यूके एजुकेशन यूनिवर्स के साथ।